दिखाई दे रहा हो कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बस एक बार बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाई दे रहा हूं या मेरी केवल आवाज सुनाई दे रही है? नितेश जी फिर से ब्लैक दिख रहा है आपको? क्वेश्चन, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कितने लोग जुड़ गए? हम लोग अभी जुड़ चुके हैं करीब 19 लोग, और बाकी लोग नाराज हैं, वो नहीं जुड़ेंगे, मुझे पता है, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एट्रोपिन पॉइजनिंग में एंटीडोट क्या होता है? हमको तैयारी करनी है यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की। आज हम करीब 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हम पूरी मैराथन क्लास में, जो अगली क्लास होने वाली है इस समय में, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं, आरआरबी फार्मासिस्ट के पेपर में, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, एमपी गवर्नमेंट में, उस पर बात करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एट्रोपिन पॉइजनिंग में एंटीडोट क्या होता है? नैलोक्सोन, फाइसोस्टिग्मिन, फ्लूमाजेनिल या प्रेलिडॉक्सिन? तो अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो नैलोक्सोन आपको पता है कि मॉर्फिन के लिए, ओपियोइड्स की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट यूज करते हैं। फाइसोस्टिग्मिन जो है वो एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग होता है, यानी ये एंटीकोलिनेस्टरेज का मतलब है ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे एस्टल कोलिन का लेवल बढ़ेगा। फ्लूमाजेनिल और प्रेलिडोक्सोन, ये तो कैटेगरी अलग हो गई। प्रेलिडोक्सोन एक न्यू ड्रग है जो एंटीकोलिनेस्टरेज एक्टिवेटर होता है, और फ्लूमाजेनिल तो इस कैटेगरी का ड्रग है ही नहीं। तो सही जवाब इसका है बी। जिन्होंने इसका जवाब बी दिया है वो सही है, क्योंकि फाइसोस्टिग्मिन क्या करता है भाई, कि एट्रोपिन जो है एक तरह का, आपको पता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और फाइसोस्टिग्मिन जो है एंटीकोलिनेस्टरेज होता है, जिससे एस्टल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे ही इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा एस्टल कोलिन का, ऑटोमेटिक एट्रोपिन जो है वो एंटीडोट की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आलोक जी को क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, बाकी ऐसे और कौन से बच्चे जिनको क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है मुझे बताइए। आलोक जी के अलावा ऐसे और कौन से बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है? अगर बाकी लोग को शो कर रहा है तो इसका मतलब आलोक जी को कुछ टेक्निकल इशू है उनके मोबाइल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे अधिक कहां होता है? क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे अधिक किस ऑर्गन में होता है? ठीक है, मोरद्वाज का जवाब है सी, मानिया का जवाब है सी, और ये बहुत आसान है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा लीवर में होता है, इसलिए इसको ग्रेवार्ड भी कहते हैं, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपेनोलॉल किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? प्रोपेनोलॉल किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है? बीटा 1, बीटा 2, अल्फा या बीटा 1 एंड बीटा 2? तो वीरेंद्र का जवाब है सी, धर्मवीर का जवाब है सी। अब पता नहीं इस क्वेश्चन का जवाब है या पुराने वाले क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं किसका क्या जवाब आ रहा है। बी का जवाब आ रहा है बीटा 2, बीटा 2, बीटा 2, और किसी का अल्फा आ रहा है, तीसरे का जवाब बी। अच्छा, बी आ रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया, और किसी ने जवाब अभी तक सही दिया नहीं। अल्फा रिसेप्टर आपको पता है कि ब्लॉक कौन करते हैं? सारे जो जोशी वाले होते हैं, प्राजोसिन, टॉक्सीजोसिन, है ना, वो जोशिन। लेकिन जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर हैं वो आपके प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, बीटालॉल, सोटालॉल, ये सारे होते हैं। आपके जो एटिनोलॉल होते हैं वो बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, सिलेक्टिव, और प्रोपेनोलॉल जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है वो बीटा 1 को भी ब्लॉक कर सकता है, बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकता है, और इसका सही जवाब है डी। केवल कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, जैसे चांदनी ने दिया है, धर्मवीर जी ने दिया है। सही जवाब है बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी डोजेस फॉर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि मैंने सारे एग्जाम देखे राजस्थान में, एमपी में, कई जगह यूपी में भी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने पूछ लिया। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी डोजेस फॉर्म इज, बताइए भाई सब लोग। चलिए, सबको जवाब पता है, इजी है। ऑप्शन नंबर डी, इट इज द 100%। क्वेश्चन नंबर 5 तो चलते हैं। एंटीडोट ऑफ हिपैरिन, ध्यान समझिएगा, हिपैरिन और वॉरफेरिन अलग अलग चीजें हैं। हिपैरिन नेचुरल कंपोनेंट है, वॉरफेरिन एक ड्रग है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि हेपेरिन का एंटीडॉट क्या होगा, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, एसिटिलसिस्टीन या एट्रोपिन। जी हाँ, विटामिन के चांदनी ने कहा है, और लोग का जवाब देख लेते हैं। नितेश जी ने भी ए कहा है। कभी कभी होता है कि कुछ लोग ए जवाब देने लगते हैं तो फिर सब लोग वही ए देने लगते हैं। मानिया जी का जवाब बी था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले ही आपसे बताया वॉरफेरिन जो कि एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंटीकोगुलेंट है, उसके लिए जो हमारा एंटीडॉट होता है वो विटामिन के होता है। बट इट इज नेचुरल हेपेरिन, और हेपेरिन जब नेचुरल सप्लीमेंट है उसके लिए एंटीडॉट हमारे लिए प्रोटामीन सल्फेट इज द राइट आंसर। किसी ने भी बी जवाब नहीं दिया। जी हाँ, भारद्वाज ने दिया है, मनोज ने भी दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, प्रोटामीन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। बेलाडोना एल्कलॉइड बिलोंग्स टू, बेलाडोना एल्कलॉइड किस कैटेगरी, किस मतलब बेलाडोना एल्कलॉइड जो होता है आपने पढ़ा होगा, इट इज कॉल्ड एट्रोपा बेलाडोना, जो कि एट्रोपिन से मिलता है। ये किस एल्कलॉइड की कैटेगरी में आता है? मनोज जी किस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं आप बताइए, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ठीक है, बेलाडोना एल्कलॉइड से कौन प्रकार का एल्कलॉइड मिलता है? बेलाडोना से कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त होता है? ट्रोपेन एल्कलॉइड, क्विनोलोन एल्कलॉइड, एंडोल या पिरिडिन एल्कलॉइड? चलिए जवाब दीजिए। ओके, काफी लोग का जवाब आ रहा है ए, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, एट्रोपिन आपको बता दिया, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन मिलता है, और एट्रोपिन इज अ टाइप ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड, इसमें ट्रोपेन रिंग पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? जब भी कोई कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप को फिक्स करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, उसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें कौन सा एंजाइम एज ए विटामिन एज ए कोएंजाइम काम कर रहा है? विटामिन B1, बायोटिन, नियासिन या राइबोफ्लेविन? अब इसका जवाब देना बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग दे पाए जो पढ़े होंगे। आप जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब है? मैं बता देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ कि वो बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। वैसे यहाँ पे जितने एग्जांपल दिए सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट दिए गए हैं। B1 बताया है यहाँ पे काफी बच्चों ने, मनोज ने बताया है, काफी लोगों ने बताया है। कौन सा एंजाइम इसका पार्ट है? व्हाट्सएप पे कुछ बच्चे मैसेज पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं भाई कि ऐप पे क्लास चल रहा है। ठीक है, तो भैया इसका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7। विटामिन B7 जो होता है वो बायोटिन होता है, और अब लोगों ने जवाब दिया है। चांदनी जी आपका जवाब गलत है, और विटामिन आंसर 7 का जो मैराथन क्लास का आज क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एसिटाजोलामाइड जो है वो किस रिसेप्टर पर या किस जगह पर काम करता है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एसिटाजोलामाइड है क्या। अगर आपको याद हो तो एसिटाजोलामाइड एक प्रकार का डायूरेटिक्स है, और ये डायूरेटिक्स है तो आपके किस जगह पे काम करता है अगर आपको ये भी याद करना पड़ेगा। डायूरेटिक्स है तो ये लूप ऑफ हेनले में किस जगह पे काम करता है, किस चीज को ब्लॉक करता है? तो काफी लोग का जवाब बहुत तेजी से आ रहा है, इसका मतलब आपने पढ़ाई किया है, वेरी गुड। एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिसेप्टर पे काम करता है, उस साइड पे काम करता है एसिटाजोलामाइड, उसको ब्लॉक करता है, फिर वहां से वाटर के लेवल को इंक्रीज करता है, वाटर का ब्लड वॉल्यूम डाउन करता है। ऑप्शन आकाश का डी है ऑप्शन। बेटा बीटा रिसेप्टर तो होता ही नहीं यार आकाश, अल्फा बीटा तो रिसेप्टर की बात ही नहीं करी आप। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। इंटेरिक कोटिंग टैबलेट कहाँ पे डिसॉल्व होती है? जो टैबलेट्स इंटेरिक कोटेड होती हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ डिसॉल्व होती है? स्टमक पे जाकर डिसॉल्व होती हैं, या एसिडिक पीएच में, या इंटेस्टाइनल एल्कलाइन पीएच में, या सलाइवा में? अब आपको इसका जवाब देना है। मोरद्वाज ने जवाब दिया है ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी लोग का जवाब आता है, किसी का बी भी आया है क्या भाई?
जी हाँ, किसी भी टैबलेट की एंटेरिक कोटिंग क्यों की जाती है? किसी भी टैबलेट की एंटेरिक कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो एसिड के मीडियम को क्रॉस कर सके, और जब एसिड के मीडियम को क्रॉस करेगा तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बेसिक पीएच पे काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पुराने मैंने कई सारे पेपर खंगाले, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पहले एग्जाम का लेवल बहुत इजी होता था, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बताइए जवाब कि पीएच का ब्लड का रेंज क्या होता है? ब्लड में पीएच का, ब्लड के पीएच का। चलिए, सबका जवाब सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7.3 टू 7.4 एग्जैक्ट द राइट आंसर। वेरी गुड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल आयन कॉज विल्सन डिजीज। ये आपको जवाब देना है। अगर इसका जवाब जिन बच्चों ने दे लिया बिना गूगल का इस्तेमाल किए हुए, मुझे पता है बहुत से बच्चे गूगल भी लेके बैठे होते हैं मोबाइल में और लाइव क्लास में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। कौन सा मेटल जो है विल्सन डिजीज कॉज करता है? देखिए, विल्सन डिजीज एक्चुअली मेटल से प्रभावित नहीं है, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या कि आपकी बॉडी में जो जीन्स होते हैं जो कॉपर को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके बाइल में वो जीन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब ना होने के बजाय बाकी जगहों पे एक्यूमुलेट होने लगता है। इसी को विल्सन डिजीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लोराइड टेस्ट का जब हम लिमिट, किसी भी क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग उसको बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए कौन सा इस रिएजेंट यूज करते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए जवाब दीजिए भाई, इतना सन्नाटा क्यों आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जवाब दे देना चाहिए अब तक। एसपी गौतम का पहला जवाब आया है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट। राजीव ने कहा सिल्वर नाइट्रेट, और जवाब आपका बिल्कुल सही है। सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हम लिमिट टेस्ट के लिए। नेट इशू है। ओके ओके, वीडियो ऑफ क्यों है? ऑफ वीडियो ऑफ दिखा रहा है। अरे यार, इंटरनेट तो चल रहा है मेरा सर, वीडियो ऑफ। अरे यार क्या लफड़ा है भाई। ऑन हो जा भाई, ऑन हो जा। अब आ गया भैया, अब आ गया, बता दो मालिक लोग। गलती हो गया हमसे, इंटरनेट का प्रॉब्लम तो मेरे यहाँ भी लग रहा है। अब स्क्रीन शो कर रहा है आपको भैया, अब बता दीजिए। आ गया, वेरी गुड आशुतोष भाई, थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मेजर इंट्रासेलुलर कटायन इज। हमारे बॉडी में इंट्रासेलुलर आयंस होते हैं, कुछ कटायंस होते हैं, कुछ एनायंस होते हैं। कौन सा आयन जो कि कटायनिक फॉर्म में है सबसे ज्यादा होता है? 4 ऑप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। क्लोराइड तो एनायन है, उसको तो हटा दो। अब आपके पास बचा 3 ऑप्शन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर कटायन कौन सा होता है? मुरद्वाज भाई ने कहा है बी, पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। एसपी गौतम आप में क्या शो कर रहा है अभी? नुमान खान, अभी तो मेरी कोशिश है 1 घंटा पढ़ाने की यार, बहुत दिनों बाद मैं तो जागा हूँ, आज खाली हुआ हूँ, तो सोच रहा हूँ पढ़ा लो थोड़ी देर। मेरी कोशिश है कि मैं एग्जाम से पहले पहले लगातार हर अल्टरनेट वे पे लाइव क्लास लेता रहूंगा, मैराथन क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पोटेशियम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ड्रग इज अ सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। कॉक्स-2 इनहिबिटर कौन से ड्रग हैं? इसमें से एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, सेलिकॉक्सिब और कीटोरोलैक। चलिए जवाब दीजिए। वैसे इसका जवाब जो है वो आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। कॉक्स किस ड्रग में कॉक्स ड्रग मैच कर रहा है वो मालूम चल जाएगा। इटेरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, पल्मीकॉक्सिब, ये कैटेगरी याद है आपको? दे आर द सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, सेलिकॉक्सिब। क्वेश्चन नंबर 15, एरोसोल प्रोपेलेंट।
आपको पता है जब हम लोग एरोसॉल्स बनाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर एजेंट यूज करते हैं एज अ प्रोपेलेंट, वो क्या होते हैं बाय नेचर? एल्कोहल, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, वो क्या होते हैं? जवाब दे दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन। अरे सबका जवाब सी बी आ रहा है। प्रोपेलेंट में अल्कोहल नहीं भरते भाई, अल्कोहल में प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, वो कंपोनेंट भरे जाते हैं जिससे प्रेशर क्रिएट हो, जो ज्यादा वोलाटाइल नेचर का हो। अल्कोहल से भी ज्यादा वोलाटाइल हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं भाई। पेट्रोलियम चीजें क्या है? पेट्रोलियम चीजें हाइड्रोकार्बन से तो होती हैं, वो ज्यादा वोलाटाइल होती है, आपके अल्कोहल ज्यादा वोलाटाइल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। वॉरफेरिन जो है वो हमारे बॉडी में किन फैक्टर्स को इनहिबिट करता है? क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत ही कठिन सवाल है, इसका जवाब जो लोग दे पाएंगे समझ लीजिए बहुत तगड़े लोग हैं, ठीक है। चांदनी जी, 2 क्वेश्चन गलत या कंफ्यूजन किसमें है आप बताइएगा मुझे। 16 का जवाब बताइए पहले आप लोग। वॉरफेरिन, मैंने आपको इसको याद करने के लिए ट्रिक बताया हुआ है 1972, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। 1972 को याद करिएगा। 10972, 10 मतलब 10, 972, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 2, ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो वॉरफेरिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। वेरी गुड, जिनको ये भी तैयारी हुई है मान लीजिए वो बहुत तगड़ा पढ़ाई कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा ऑर्गन पावर हाउस? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे पूछने में शर्म आ रही है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब मैंने पुराने पेपर्स उठाए यूपी के, राजस्थान के, एमपी के, तो मुझे देखा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। रीजन ये है क्योंकि पहले पेपर बहुत इजी आया करते थे, लेकिन मैंने आपको दे दिया। तो चलिए बता लीजिए सड़ाते हुए। हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है, अच्छा 9-10 से पढ़ाया जा रहा है ऐसी। क्वेश्चन नंबर 18, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस जो ऑफिशियल होता है एज पर IPUSP, उसमें ट्यूब्स कितने होते हैं, यानी उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, उसके जो उसमें खाने कितने टैबलेट या कितने कैप्सूल हम उसके अंदर डाल सकते हैं, वो बताना बहुत आसान है। बताइए, बहुत इजी है। डिसइंटीग्रेशन एपरेटर अगर आपने कॉलेज में देखा हो तो उसमें आपको याद हो कि एक बार में कितने टैबलेट्स या कैप्सूल आप डालते थे, याद करिए कितने ट्यूब्स उसके अंदर बने होते हैं। इसका जवाब आप दे लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको भी हमको भी। बहुत इजी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है सबका। ऑप्शन नंबर 6 है 6 ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 19, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना जब मैंने पुराने पेपर से क्वेश्चन बनाया है तो ये रिपीट हो रहे थे। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के लिए क्या टाइमिंग रिकॉर्ड, कितना परसेंट आपको सबको पता है यार? हैं ये 18 का सी, अच्छा 19 पे आ जाइए। जी हाँ ठीक है, 19 का भी 50% सही है। क्वेश्चन नंबर 20, EDTA एथाइल डाई सोडियम, क्या नाम था इसका बताइए? इथाइलिन चलिए, EDTA जो है वो किस कौन सा एजेंट होता है? एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग, प्रिजर्वेटिव या स्वीटनर? डाइथाइलिन टेट्राएसीटेट, दिस इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी चिलेटिंग एजेंट। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में ज्यादा होता है? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा स्टोर होता है? लीवर में, मसल में, ब्रेन और किडनी में, लंग्स और हार्ट में, स्किन और बोन में? इसका जवाब आपको देना है। 21 का आशुतोष ने कहा है कि ए, SV गौतम जी ने कहा है ए, तो बाकी भी वही कहेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर चांदनी सही है, लीवर और मसल। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ड्रग किस एंटीबायोटिक के प्रभाव से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन मैंने कहा ना बहुत बार रिपीट हुआ है। जी हाँ, और सबको याद भी होगा, बिल्कुल सही याद है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरामफेनिकॉल।
क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? आपको पता है शुगर दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज में से कौन सा शुगर रिड्यूसिंग शुगर है? वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, वो लैक्टोज है, माल्टोज है, क्या है? तो आपको जवाब देना है इसका 23 पे आ जाइए भाई साहब सब लोग। 23 का जवाब क्या होगा बता दीजिए। चांदनी जी ने कहा ए, विकास ने कहा ए, आलोक ने कहा बी। कंफ्यूजन है आप लोगों को, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पूछना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कंफ्यूजन लग रहा है मुझे आपको, कौन सा शुगर है भाई? नहीं बता पाए? बी नंबर सही है, फ्रक्टोज। जितने भी बी बताया है उसको सही है। स्ट्रॉन्ग, देखिए रिड्यूसिंग शुगर दोनों है, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम यूनिट एंजाइम एक्टिविटीज की यूनिट को किस में काउंट करते हैं? आयु में, जूल में, पास्कल में, ओम में? ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आयु इंटरनेशनल यूनिट में हम लोग काउंट करते हैं। आप लोग का जवाब 24 का अभी तक आया नहीं। वीडियो चल रहा है ना भाई कि फिर से बंद हो गया? बताते जाओ। चलो आ रहा है। 25, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कौन से ड्रग की तरह काम करता है? हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन की। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एंटासिड है, लक्सेटिव है, डायूरेटिक्स है या सिडेटिव है? बता दीजिए भाई। 25, चलिए मोरद्वाज ने कह दिया है तो सही है भाई, आशुतोष ने कह दिया, गौतम जी ने कह दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। जब कोई भी ड्रग हम स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कराते हैं तो वो किस रूट को फॉलो करता है? इंटेरल रूट, पेरेंटेरल रूट, टॉपिकल रूट या ओरल रूट? अब आपको इस बात का जवाब देना है। 26 का जवाब दीजिए। अभी शिवम भाई साहब 25 का ही जवाब दे रहे हैं, सी। बहुत इजी है, टॉपिकल ड्रग्स आते हैं सारे स्किन वाले, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लाज्मा प्रोटीन मेनली बाइंड्स एसिडिक ड्रग? आपको याद है कि प्लाज्मा प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, एसिडिक के अलग, बेसिक के अलग, न्यूट्रल के। एसिडिक ड्रग सबसे ज्यादा किस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है? ठीक है, बहुत आसान, सबको पता है। जी हाँ, ए फॉर ए, एसिड फॉर एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर एल्ब्यूमिन सही है। 20 नंबर 8, इंसुलिन डिफिशियंसी लीड्स टू। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने कहा कि बार बार रिपीट हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम में, मुझे पूछना पड़ गया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोकैल्सीमिया? अब देखिए बहुत से लोग इसका जवाब गलत देंगे, और लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत है। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। अब कंफ्यूजन समझिए, जब शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो गधा को हाइपो नहीं हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मदर टेरेसा। जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा घटेगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, दिस इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। कंफ्यूजन यही होता है, कभी कभी सवाल हमें आते रहते हैं लेकिन जवाब गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लैक्टोज क्या है? जब हम टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, हाँ अरविंद जी, कंफ्यूजन में ही क्वेश्चन गलत होते हैं। हाइपो तो ग्लूकोमा की वजह से होता है। चलिए, लैक्टोज क्या है? डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, बाइंडर है, डिसइंटीग्रेट है? जो भी है भैया जल्दी से बता दो, चलो जल्दी जल्दी बता दो, लैक्टोज क्या होता है? हाँ मनोज भाई, बहुत बहुत सॉरी, गलती हो गई, बस ज्यादा उलझन थी जिंदगी में, कर नहीं पाया काम। लैक्टोज क्या है भाई बता दीजिए, जल्दी बताइए,
जी बिल्कुल, डाइल्यूएंट ऑप्शन नंबर सही है। 30 पीकेए वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? नाम से लग रहा होगा आपको, व्हाट इज द पीकेए? सॉल्युबिलिटी को, डिसोसिएशन कांस्टेंट को, डेंसिटी को या विस्कोसिटी को? 30 का जवाब बताइए, 30 का जवाब बताइए। अभी आप 29 ही जवाब दे रहे हैं। 29 खत्म करो भाई, 30 पे आओ। नेट इशू हो रहा है चांदनी जी, मेरे यहाँ तो ठीक चल रहा है भाई, आप अपना देखिए। रात को क्लास ले रहा हूँ, अब तो नेट सही चलना चाहिए। पीके वैल्यू इंडिकेट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट को, आपको पता है ऑप्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। 31 जल्दी क्लास करते हैं हम, ठीक है, अब बातें कम करते हैं, क्वेश्चन लंबा खींचते हैं। विच ड्रग इज यूज्ड इन स्टेटस इलेप्टिकस? स्टेटस इलेप्टिकस मतलब मिर्गी की बात हो रही है। इस बीमारी में कौन से ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है? डायजापाम का, एस्पिरिन का, डिजॉक्सिन का, एटेनोलॉल का? एटेनोलॉल बीपी में, डिजॉक्सिन सीएचएफ में, एस्पिरिन आपको पता है ये ब्लड थिनर है। एक ही दवा बचती है जो कि है डायजापाम कैटेगरी की ड्रग, जो कि इस्तेमाल होगी हमारे लिए एलेप्सी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ये भी क्वेश्चन मुझे पूछते हुए बहुत शर्म आ रही भाई, लेकिन जब मैंने पुराने पेपर दिखाए 80-90 के आसपास के पेपर, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे, तो पूछ लिया। अब मुझे तो क्या ही बताऊं, अब आपको जवाब पता ही है, सबको जवाब पता ही है, दे लीजिएगा। जी हाँ, 4 चैम्बर होते हैं। 33 ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि किसी भी ड्रग में अगर किसी व्यक्ति को ओपियोइड की पॉइजनिंग हो गई है, ओवरडोज हो गया है, तो कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं? 33 आशुतोष मान्या, आपका जवाब बिल्कुल सही है, और दिस इज मनोज का भी जवाब सही है, नैलक्सोन। क्वेश्चन नंबर 34 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस कलर के बॉटल में स्टोर करते हैं? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसको उसमें फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, इसलिए किस कलर के बॉटल में रखते हैं? 34 का जवाब दीजिए भाई जल्दी जल्दी। मेटल में, प्लास्टिक में, क्लियर बॉटल में, अंबर कलर के बॉटल में। मैंने कहा फोटो, फोटो का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा मतलब अंबर कलर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड प्रोसेस। अगर किसी भी जगह की, हम किसी भी ड्रग की या किसी भी इन्वायरमेंट की प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होना चाहिए, हाई प्योरिटी होनी चाहिए, वोलेटिलिटी या इंस्टेबिलिटी। तो सबसे पहली जो स्टैंडर्ड वैल्यू देखी जाती है किसी भी ड्रग के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो होती है उसकी, बताइए, किसी का जवाब आ जाए भाई। वीडियो चल रहा है, चला गया, चलिए अरविंद भाई ने बोल दिया है हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। अरविंद भाई ने कहा, राजीव ने कहा हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, चांदनी जी ने भी कहा हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, आशुतोष ने भी कहा हाइग्रोस्कोपिक, मान्या ने कहा इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी तो उल्टा हो गया भाई, स्टेबिलिटी से उल्टा हो गया। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाई प्योरिटी, फ्री ऑफ पायरोजन, फ्री ऑफ बैक्टीरिया, फ्री ऑफ वायरसेस, फ्री ऑफ माइक्रोब्स। प्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला स्टैंडर्ड का काम होता है हाई प्योरिटी, उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे। 35 कुछ लोगों का जवाब सही है बस। 36 कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है? कक्षा 6, 7, 8, 9 से पढ़ रहे हो भाई, बहुत ही आसान सवाल है, जवाब दे सकते हैं आप इजीली। 36 कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी, बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अब ये क्वेश्चन जो हमारे आ रहे हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पोर्शन से आ रहे हैं। आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में कौन सी होती है। 37 का बी थायराइड, आलोक मिश्रा जी ने कहा बी, मान्या ने कहा बी, और सही जवाब भी है बी थायराइड ग्लैंड। 38 एक्टिवेटेड चारकोल कैसे काम करते हैं? किस प्रोसेस के तरीके से, किस मैकेनिज्म के जरिए एक्टिवेटेड चारकोल काम करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल का मैकेनिज्म क्या होता है? ये पॉइजन्स को अपने सरफेस पर चिपका लेते हैं, उनको सोख लेते हैं। आशुतोष भाई गलत बता रहे हो आप, आलोक जी गलत बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी सही है, एडजॉर्प्शन, सरफेस पर चिपका लेना। 39 की तरफ चलते हैं। ऑफिशियल यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को हम लोग जब भी नापते हैं तो किस यूनिट में नापते हैं? ये भी क्वेश्चन पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है कई बार।
अब मुश्किल है कि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का पूछेगा आपसे, फिर भी आपको पता ही है हम लोग उसको नापते हैं हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज टिटैनी? टिटैनी बीमारी के बारे में सुने हो? इसमें क्या होता है, इसमें आपके शरीर में हड्डियां जो है वो बहुत मुलायम कमजोर होने लगती है। तो शरीर में हड्डी कमजोर जो होती है वो किस इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से होगी? कैल्शियम के ज्यादा होने से, कैल्शियम के कम होने से, सोडियम के ज्यादा होने से, या या पोटेशियम के ज्यादा होने से? चलिए, आशुतोष ने कहा 40 का डी, हाइपर कैलीमिया। आलोक ने कहा बी। आशीष भाई अभी वही अटके हैं आप। ऑप्शन नंबर सही है बी, कैल्शियम की कमी होने से, हाइपोकैल्सीमिया से हड्डियों में कमजोरी आती है और टिटैनी होने के खतरे होते हैं। 41 की तरफ मूव करते हैं। एस्पिरिन जो है इरिवर्सिबली इनहिबिट दिस विच एंजाइम? एस्पिरिन हमारी बॉडी में किस मैकेनिज्म के द्वारा काम करता है, किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? माओ एंजाइम, मोनोमिनो ऑक्सीडेज, कॉक्स एंजाइम, पीडी एंजाइम, या कॉम्ट एंजाइम? ठीक है, 41 मान्या, मनोज दोनों का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द कॉक्स। माओ नहीं बेटा, एसपी गौतम पढ़ाई करिए। एसपी गौतम जी, माओ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है कॉक्स एंजाइम। 42 मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमारे बॉडी में एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे हमारे मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पॉइंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर कौन से पाए जाते हैं उस पॉइंट पर? डोपामीन, गाबा, एस्टलकोलिन और हिस्टामिन। 42 का जवाब बहुत सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एस्टलकोलिन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। 43 टैबलेट की हार्डनेस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? टैबलेट की हार्डनेस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? ये बता दें आप लोग, टैबलेट की हार्डनेस। जी हाँ, इसमें बेसिकली नाम दिया है मशीन का, तो वो मशीन का नाम भैया 43 का सी, आशुतोष मार खाबा का। मनोज भैया भी सी बोल भाई, वो डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर से हार्डनेस के लिए डिसइंटीग्रेशन नहीं टेस्ट होता है, वो डिसइंटीग्रेशन के लिए टेस्ट होता है। आपको याद होगा दो दवाइयां दो होती हैं, एक फाइजर कंपनी की आती है, एक मोन्सेटो कंपनी की आती है जो हार्डनेस टेस्टर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मॉन्सेटो। ए तो फाइब्रेबिलिटी के लिए होती है बेटा, वो रफनेस चेक करता है कि कितना सरफेस उसका रिजिड है, टूट रहा है। हार्डनेस के लिए होता है मॉन्सेटो टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी जवाब है सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी क्वेश्चन बहुत शर्म आ रही पूछने में, जवाब दे दो भाई कि गैस्ट्रिक पीएच का रेंज क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में, तो हमारी टीम ने ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए जवाब। तो अगर इसका जवाब जो नहीं दे पाएगा तो तैयारी बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, मेडिकल स्टोर चलाओ मन लगा के, क्योंकि इसका जवाब अगर ना दे पाए तो बहुत बुरा है। चलो बता दो भाई, गैस्ट्रिक पीएच क्या होते हैं नॉर्मल? मनोज ने कहा 1 से 3, राजीव ने कहा 1 से 3, और कोई कुछ बोल बा? वीरेंद्र, चलिए ठीक है, सबका जवाब सही है। मुझे देख रहा था कोई गलत जवाब देता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीडोट ऑफ मेथेनॉल पॉइजनिंग इज। अगर किसी व्यक्ति को कच्ची दारू पीने वाले, जो लोग गांव में कच्ची दारू पीते हैं, उनको मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है, उस केस में एंटीडोट क्या इस्तेमाल किया जाता है? नैलोक्सोन, ये तो भाई आपके ओपियोइड की एंटीडोट है। एट्रोपिन तो कोलिनर्जिक ड्रग का एंटीडोट है। फाइसोस्टिगमिन तो आप जान ही रहे हैं, एट्रोपिन का एंटीडोट है। आपका फोमिपिजोल जवाब सही है, सी जिसने भी जवाब दिया है। आशीष भाई 3 से 5 बताया आपने पुराने वाले क्वेश्चन का जवाब, बहुत मार खाओगे भाई, पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम। इसका जवाब 45 का सी है, फोमिपिजोल। क्वेश्चन नंबर 46, यूरिया साइकिल हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में होता है? अब आपको लगेगा यूरिया मतलब यूरिन बन रहा है, यूरिन बनता है किडनी में, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सही जवाब ढूंढ के दिखाइए कि यूरिया साइकिल हमारी बॉडी में किस ऑर्गन में होता है, किस ऑर्गन में यूरिया साइकिल चलता है। ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 47, लार्जेस्ट लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब आपको पता है ह्यूमन ब्रेन में कई लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, कुल 5 लोब होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। एक फ्रंटल,
और 2 पैराइटल, एक टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल। उसमें सबसे बड़ा लोब कौन सा होता है? 47 का जवाब चल रहा है भाई। अब कहाँ आप लोग जवाब दे रहे हैं भगवान जाने। 47 का जवाब मैं पूछ रहा हूँ। 47 का जवाब है ऑप्शन नंबर वीरेंद्र भाई ने कहा डी, और वीरेंद्र भाई का जवाब एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रंटल लोब। बाकी लोग 47 भी। चांदनी जी टेम्पोरल लोब सबसे बड़ा। अरे आपका माथा देखिए कितना बड़ा है यार। 48 हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट एक्शन देता है किस फैक्टर को ब्लॉक करके? किस फैक्टर के थ्रू या किसके थ्रू हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट एक्शन देता है? 48 का जवाब आपको देना है। 48 का जवाब देना है। ठीक है, वेरी गुड। सौरभ भाई ने बताया है, एम्स वाले ने, कि सी है। जी हाँ, आपको पता है हिपैरिन जो है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करके एंटीकोगुलेंट एक्शन कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 49 ऑक्सीटोसिन जो है हमारे किस पिट्यूटरी से निकलता है? पिट्यूटरी के किस पार्ट से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, या एड्रिनल कॉर्टेक्स से? बताइए भाई, इसका जवाब बताइए जल्दी जल्दी सब लोग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। 49 का सही जवाब है सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन। और दूसरा कौन सा हार्मोन है? बता दो देखते किसका जवाब आता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अभी तक किसी ने बोला नहीं, हो सकता है कुछ लोग टाइप कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 सोडियम बाइकार्बोनेट किस कैटेगरी की ड्रग है? नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड है, या सिस्टेमिक एंटासिड है, या सलाइन कैथार्टिक है, या एंटी एमेटिक है? जी सौरभ जी, थैंक यू। सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो चीज क्लियर है कि एंटासिड होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक जवाब सही है। अब आपको पता करना है सिस्टेमिक है या नॉन सिस्टेमिक, या ब्लड में डिसॉल्व होकर काम करता है या डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइन लीवर में या पेट में काम करता है। तो इसका सही जवाब है 50 का बी, चांदनी ने कहा है सिस्टेमिक। बेटा सिस्टेमिक एंटासिड बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी सही है सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक दूसरा होता है, वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बायो इक्विवेलेंस स्टडी। भाई बंद कर दें, 50 क्वेश्चन हो गए हैं, बस करें या फिर कंटिन्यू रखें अभी? और 10:40 हो रहे हैं, हम लोग को लगभग क्लास लेते 40 मिनट हो चुके हैं अब तक। तो थक गए हैं आप लोग या आप बंद किया जाए? मेरे पास तो 100 क्वेश्चन रेडी है, मैं तो 100 क्वेश्चन का मूड बना के आया था। मैराथन क्लास लेनी है तो लंबा लेते हैं, 100 पूरा करें। चांदी जी कह रही हो कि चलिए ठीक है, फिर हिम्मत बनाइए, हम भी हिम्मत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बायो इक्विवेलेंस स्टडी किस चीज का कंपेयर करती है? टॉक्सिसिटी और एफिकेसी को, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, या पोटेंसी और प्योरिटी को? दो ड्रग के बीच में जब हम बायो इक्विवेलेंस स्टडी करते हैं तो वो क्या कंपेयर करता है? चलिए इसका जवाब दीजिए, तब से मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूं। भाई पानी पी लिया मैंने। चलिए बताइए भैया क्या जवाब आया 51 का? पहले तो पता है ना कि व्हाट इज द बायो इक्विवेलेंस स्टडी। जब हम किसी भी सेम ब्रांड के सेम टैबलेट की, यानी सेम ड्रग की दो अलग अलग डोज में, एक आईवी में एक टैबलेट के फॉर्म में, हम उसको स्टडी करते हैं कि उसकी क्या स्टडी है, तो उसका सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर सी, बायो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है। जो लोग बी फार्मा में पढ़े होंगे, कि बी फार्मा वाले बच्चे तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए आपको टफ लग रहा है। दिस इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है वो पैरासीटामोल टैबलेट बना रही है 650 mg और पैरासीटामोल का इंजेक्शन बना रही है। अगर दोनों एक ही दोनों व्यक्ति को दिया जाए तो ये चेक किया जाता है कि दोनों सेम अलग अलग डोजेस फॉर्म में सेम दवा का एब्जॉर्प्शन और उसके रेट ऑफ एक्सटेंड, यानी कितना बॉडी में उसकी बल्बिलिटी है, कितना वो एक्शन कर रहा है, वो कितना सेम है, इसी को चेक करते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 विच ड्रग इज वेल नोन फॉर कॉजिंग ऑटोटॉक्सिसिटी? ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कान से इंसान बहरा हो सकता है, कान से सुनाई देना कम हो जाता है।
तो कौन सा एंटीबायोटिक जो है ऑटो टॉक्सिसिटी काज करता है? चलिए इसका जवाब आप लोग ध्यान से पढ़ के दीजिए। बी 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 बी, सबका जवाब बी आ रहा है भाई। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बेसिकली उनका इफेक्ट है और टॉक्सिसिटी काज करना, और जेंटामाइसिन जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 22। 53 विटामिन के हमारी बॉडी में किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? आरबीसी के बनने के लिए, डीएनए के बनने के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए, या बोन के रिजॉर्प्शन के लिए? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से आप दे सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। 54 आयोडीन वैल्यू इंडिकेट करता है एसिडिटी ऑफ फैट, अनसैचुरेशन ऑफ फैट, डेंसिटी ऑफ फैट। देखिए फैट की एनालिसिस के लिए, फैट की टेस्टिंग के लिए, फैट की इवेल्युएशन के लिए हम लोग आयोडीन वैल्यू चेक करते हैं। और आयोडीन वैल्यू क्या दिखाता है? किसी भी फैट में कितने डबल और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहचान होती है उसके अनसैचुरेशन की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी सी बोला है वो गलत है। मुरद्वाज भाई साहब, मानिया जी, राजीव जी, सबका जवाब सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डायूरेटिक्स? आपने डायूरेटिक्स पढ़ा है, उसमें कैटेगरी आपने पढ़ी है लूप डायूरेटिक्स, यानी जो लूप ऑफ हेल्ले में काम करता है, वो कौन सा ड्रग है? बहुत आसान है, इंजेक्शन लैसिक्स के नाम से मार्केट में बहुत बिकता है, टैबलेट लैसिक्स के नाम से भी बिकता है। और इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। जी हाँ, नितेश भाई ने कहा है सी, फ्यूरासिमाइड। मनोज जी ने बी कहा है 55 का। मनोज जी आप पढ़ाई करिए थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर, जी मनोज जी सही है, ऑप्शन नंबर सी फ्यूरासिमाइड। क्वेश्चन नंबर 56, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन, 4 प्रकार के प्रोटीन आप दिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है? इसका जवाब आपको देना है, सबसे ज्यादा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है? मानिया ने कहा बी, नितेश ने कहा बी, और एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर, क्योंकि एसिडिक ड्रग ज्यादा बाइंड करती है एल्ब्यूमिन से, और दुनिया में लगभग 90% तक एसिडिक ड्रग है। एल्ब्यूमिन भी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, हम सल्फेट का लिमिट टेस्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट? चलिए आप लोग याद करिए अपनी क्लासेस और आप जवाब दे दीजिए कि क्या इसका जवाब है। सल्फेट का सही जवाब है, जी हाँ, बेरियम क्लोराइड, इससे बनता है बेरियम सल्फेट, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही है। 58, एन एंटी एंजाइनल नाइट्रेट ड्रग इज, एंटी एंजाइनल नाइट्रेट ड्रग इसमें से कौन सा है? एटिनोल। भाई एंटी एंजाइनल ड्रग जो आपके हार्ट पे काम करे, वेराप्रोमिल, नाइट्रोग्लिसरीन, और नाइट्रेट से नाइट्रो नाम तो मिल ही रहा है भाई, तो कोई पूछना ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 59, मेजर सलाइवरी एंजाइम इज, ये क्वेश्चन है एचएपी से है, हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये भी बहुत आसान सवाल है। जी हाँ, मेजर सलाइवरी एंजाइम इज टाइलिन एमाइलेज, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 56 की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन कौन सा हमारी बॉडी में पाया जाता है? हमारे बॉडी में सेल के बाहर कौन सा कटायन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, या कैल्शियम है? ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर की बात हो रही है, सेल के बाहर। अगर यही मैं इंट्रासेलुलर बोल देता तो इसका जवाब हो जाता पोटेशियम, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो सी फॉर कैट, अरविंद जी ने कहा जी हाँ, सोडियम इज द राइट आंसर। 61, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन इज, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके रिलीज होने से ब्लड शुगर घट जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है? ग्लूकागान, कार्टिसोल, इंसुलिन, या एड्रेनलिन? चलिए जवाब दीजिए, कुछ लोग का जवाब तो पुराने वाला आ रहा है। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागॉन किसने कहा? सी सही है, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? एक आरबीसी हमारे शरीर में कितने दिन तक जिंदा रहती है? क्या उसका लाइफ स्पान होता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने महीने भैया?
62 का सही जवाब है 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 63 प्लेटलेट काउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या होता है? ये बहुत आसान है। हमारे बॉडी में प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज क्या होता है? ठीक है, सही जवाब है, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 1.5 से लेकर 4 लाख के बीच में होता है। 1.5 से 4 लाख के बीच में है तो ठीक है, 1.5 लाख से कम है तो भाई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 64 बाइल हमारे बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आसान है, लेकिन मुझे पता था इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको पूछ लेता हूं। देखिए जवाब क्या देते हैं लोग। 64 का जवाब सी, लीवर। विकास ने कहा बी, पैनक्रियाज। बहुत अच्छा विकास, बहुत प्रसन्न हूं मैं आपसे। और लोग जवाब दीजिए, बाकी लोग। ठीक है, मैंने राहुल की तारीफ कर दी तो सब लोगों ने सी जवाब देना शुरू कर दिया। सही जवाब है सी, लीवर में बनता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बहुत से लोग इसका जवाब गाल ब्लैडर देते हैं, लेकिन गाल ब्लैडर गलत जवाब है, क्योंकि गाल ब्लैडर में इसका ये स्टोर होता है, बनता ये लीवर में है। क्वेश्चन नंबर 65 विच एंटासिड कॉमनली कॉज कॉन्स्टिपेशन? जी हाँ, ऐसा कौन सा एंटासिड है जिसका इस्तेमाल करने पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सिट्रेट? 65 का जवाब दीजिए। माया ने कहा सी, शिवम ने कहा सी, नितेश ने कहा सी, और सही जवाब है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करने से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करने में बहुत लोगों को देखा गया है कि कुछ को डायरिया के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। 66 ले क्वेश्चन ही आ गया, कौन सा एंटासिड इस्तेमाल करने से डायरिया हो सकता है? बताइए भैया, अब क्या ही बताएंगे। चांदनी, LOH, अच्छा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके 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 ओके। चलिए नए, ये तो आपने पुराना जवाब दे रहे हैं, नए जवाब की तरफ आइए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। 67 यूनिवर्सल करेंसी एनर्जी का क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछना तो नहीं चाहिए। यानी हमारे शरीर में एनर्जी किस करेंसी के रूप में स्टोर है, किस करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती है? कोई भी जवाब दे सकता है आंख बंद करके, ऑप्शन नंबर बी, ATP। क्वेश्चन नंबर 68 मेजर बफर सिस्टम ऑफ ब्लड इज? हमारे शरीर में रक्त का बफर सिस्टम, मेजर बफर सिस्टम क्या है? कौन हमारे शरीर में ब्लड में बफर को, पीएच को मेंटेन रखता है? भैया ATP खत्म हो गया, नए सवाल पे आओ, 68 पे आओ। बाइकार्बोनेट बफर, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक इज? अगर किसी व्यक्ति को एनाफाइलेक्टिक शॉक लग जाए अचानक से, तो उसके लिए सबसे पहली ड्रग हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हम फिर से आ गए हैं फार्माकोलॉजी की तरफ। अब आपको 69 का जवाब देना है। 69 का जवाब सौरभ जी ने कहा है सी, माया ने कहा है सी, आशीष भाई का भी ATP चल रहा है, सही है ऑप्शन नंबर सी, इमरजेंसी मेडिसिन है एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 70 डोज रिस्पांस कर्व जो है जनरली किस स्केल पे प्लॉट किया जाता है? ये भी कठिन सवाल है, अगर आप जवाब दे पाते हैं तो सही है। एक्चुअली ये बी फार्मा में बायो फार्मास्यूटिक्स लेवल का सवाल है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में पूछा गया मैंने ले लिया है। 70 का जवाब बताइए, किस डोज रिस्पांस कर्व को हम जनरली किस पे प्लॉट करते हैं? अरिथमेटिक स्केल पे, लॉग स्केल पे, सेमी लॉग स्केल पे या लीनियर स्केल पे? इसका जवाब दे लीजिए जल्दी से भैया। ओके ओके, जवाब दे लीजिए। सौरभ जी ने कहा सी, वेरी गुड सौरभ भाई, सेमी लॉग स्केल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा जवाब था। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। कैप्सूल जो है सेल किसके बने होते हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, 10:52 हो गए, 11 बजने वाले हैं। मेरी कल मॉर्निंग ड्यूटी है, मुझे सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा, तो थोड़ी सी फरमाइश चाहता हूँ। मैं कोशिश किया था कि मैं 9:30 10:30 क्लास ले लूंगा, लेकिन सर्वर का प्रॉब्लम, सॉरी इंटरनेट लाइट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया। मैं इसके बाकी के क्वेश्चंस को आज के आप एक फोल्डर बना करके मैराथन क्लासेस करके मैं उसमें अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग जाके वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। और आज मैंने जो लेक्चर लिया है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा, क्योंकि आज वो डाउनलोड होगा आज शाम को या कल सुबह होगा, तो मैं कल अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने क्लास नहीं लिया वो कल वहां जाके देख सकते हैं। फिर ठीक है, मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। मुझे थोड़ा सा अभी जाके 1 घंटे लगेंगे सोने में, एडजस्ट करने में, चीजों को कामों खत्म करने में। कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब रेगुलर क्लासेस हर अल्टरनेट डे पे लूंगा और 9 साढ़े 9 बजे का टाइमिंग रखूंगा।
ताकि हम 1 घंटे पूरी क्लास खत्म कर सकें। कमेंट्स लेट शो हो रहे हैं, थोड़ा सा सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। 200 क्वेश्चन ठीक है, मैं केला वेला लेके बैठूंगा, चाय कॉफी बादाम मैंगो शेक लेके बैठूंगा। कल मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन और कवर करूँ, कल संडे भी है। और आज जिन्होंने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है वो टेस्ट जाके दे लो भाई, अपना स्कोर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो भाई। सब लोग अभी कभी जा करके व्हाट्सएप ग्रुप पर के क्वेश्चन जाके शेयर करिए। बाकी ये अगले क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, अभी आप जा करके अपने उस फोल्डर में जा करके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, बहुत दिनों बाद।